देखो, मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण के प्रकार हम लोग लिखाए थे, देखे थे ना। मिश्रण के परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक हो, दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने को हम लोग मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण दो प्रकार के देखे थे, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण, देखे थे ना। यहाँ तुमको हम बता दें कि मिश्रण के वैसे घटक जो समांगी हैं उसको पृथक्करण करने के भी कुछ विधियां हैं, और विसमांगी हैं उसको भी पृथक्करण करने के कुछ विधियां हैं। जैसे हम तुमको बता दें कि अगर चावल के दाने में चावल, हमारे पास अगर चावल है, 1 किलो चावल है, और किसी कारणवश हमारे घर में छोटा बच्चा है और पीन गिरा दिया, उसमें अल्पिन जो होता है ना, कागज को नथने वाला, पूरा पैकेट चावल में गिरा दिया, हम उसको कैसे अलग करेंगे? चावल को फेंक तो नहीं देंगे, लेकिन उसको अलग करने का भी हमारे पास तरीका है। वो एक मिश्रण बन गया, किसका किसका? चावल का और पीन का। चावल का और पीन का मिश्रण बन गया, तो हम उसको अलग कैसे करेंगे? अलग करने का भी तो हमारे पास एक दिमाग में कुछ होना चाहिए, नॉलेज। क्या करेंगे? सही बोला, उसको बोलते हैं चुंबकीकरण। उसको बोलते हैं चुंबकीकरण, ठीक है। चावल से हम लोग भूसा को अलग करते हैं, किस विधि द्वारा अलग करते हैं? ठीक है, फटकन, उसको हम लोग फटकन विधि कर देंगे। चाय से चाय की पत्ती को हम कैसे अलग करेंगे? वो मिश्रण है, जितने भी मिश्रण हैं उसको पृथक्करण करने के कुछ विधियां हैं। आज हम उसी विधि के विषय में चर्चा करेंगे। सब विधि जो बताएंगे उसमें से सब विधि को लिखाएंगे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उन विधियों को हम लिखाएंगे, और जो वैसे है उसको हम समझा करके तुमको बता देंगे। कुछ ऐसे मिश्रण है, उसके घटकों को पृथक्करण करते हैं हम लोग चून करके। जैसे चावल में कंकड़ है, तो मम्मी लोग चावल ले लेती है और सबसे पहले चावल को एक एक करके साइड करती है और कंकड़ को चून के फेंकती है। चूनना हो गया नहीं। अब गेहूं को हम लोग अलग करते हैं भूसा से, थ्रेशिंग हो गया, थ्रेशिंग विधि हो गया ना है। अब आटा से चोकर को हम लोग कैसे अलग करते हैं? छानन से, चाल करके, उसको चालन विधि कहते हैं। चाय से चाय पत्ती को छानन विधि हो गया, लेकिन आटा से चोकर को चालन विधि हो गया। नहीं, घर में चावल फुलाए हैं और ढेंकी में उसको हम लोग कूट दिए, उसके बाद उसका जो आटा हम लोग अलग करते हैं, वो कैसे अलग करते हैं? चाल करके, नहीं, चालन विधि। तो मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने के निम्नलिखित विधियां हैं। तुम लोग ये लिखोगे आंसर, मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने के निम्नलिखित विधियां है। लिखो, मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने के निम्नलिखित विधियां है। यहाँ पर जो है ना, पूरा यही लिखोगे, यहाँ पर निम्नलिखित करना केवल, सब यही रहेगा। मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने के निम्नलिखित विधियां है। पहला, चालन विधि। दूसरा, छानन विधि। हम लिख रहे हैं, तुम लोग लिखते चलोगे, ठीक ना। चुंबकीकरण विधि। चौथा, वाष्पीकरण विधि। पांचवा, ऊर्ध्वपातन विधि।
छठा अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि। सातवां क्रोमैटोग्राफी विधि। आठवां आसवन विधि। नौवां प्रभाजी आसवन विधि। 10वां थ्रेसिंग विधि। 11 की विधि। कुल 11 है, और तुम्हारे दिमाग में अगर आए तो बोलो इसके बाद ही। सुनो, मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने के हम तुमको 11 विधि बताए हैं, और भी विधि अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो बोल सकते हो। और सबसे पहले हम लिखाए हैं चालन विधि। वास्तव में हम तुमको सारे विधियों को लिख करके और लिखा करके सबका एक्सप्लेन हम नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। जो मुख्य रूप से हम लिखाएंगे वो जो टिक लगाएंगे 4-5 को वही करेंगे। आसवन और प्रभाजी आसवन, आके बैठ जाओ। दोनों का थ्योरी सेम है। हम अभी बात करेंगे, जब सबको एक्सप्लेन कर लेंगे एग्जाम्पल सही, तो उसके बाद हम दिखाना शुरू करेंगे। आज का सेशन में वही रहेगा हमारा। सबसे पहले ये चालन विधि चलते हैं। नहीं, अभी तुम लोग तो बतेबे किया कि चालन विधि से किस प्रकार के घटकों को हम पृथक कर सकते हैं। हाँ, ठीक बोला। आटा से चोकर या फिर चाल करके, ठीक है। चालन विधि, अच्छा तुमको नहीं लगता है कि बालू से हम लोग कंकड़ को अलग करते हैं? चालन विधि है ना, बालू से कंकड़ को अलग नहीं करते हैं। तुम चले जाओ जहाँ पर गिट्टी फोड़ता है, वो वाला मशीन का नाम क्या है? थ्रेसिंग नहीं, हाँ थ्रेसर मशीन। वहाँ देखो कि बुरादा अलग हो जाता है, बहुत बड़ा वहाँ चालनी लगा हुआ है। बड़ा गिट्टी के लिए अलग बना हुआ है, उससे छोटा गिट्टी का अलग बना हुआ है। जीरो साइज रोडी सुने हो ना हमने? जीरो साइज रोडी, जीरो साइज वाला अति महीन वाला जो रोडी आता है, पतला पतला, जो फर्श में लोग लगाता है, रोड में भी लोग लगाता है। रोड जब बनता है रोड में ना, चिप में मिला करके उसको देता है, जीरो साइज वाला रोडी। तो एक बहुत बड़ा चालनी होता है, बहुत काफ़ी बड़ा चालनी होता है, और उसमें छेदा किया हुआ रहता है, बड़ा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अत्यंत छोटा, जो कि आगे जाके बुरादा गिरता है, जानते हो ना उसका बुरादा तुम अगर गिरा दोगे तो कीचड़ नहीं होता वहाँ। तो वो भी हम लोग अलग करते हैं चालन विधि से। तो बालू से कंकड़, बालू से कंकड़, इतना एग्जाम्पल के बाद तुमको जो है ना और भी ऐसा लगे कि वो चालन विधि द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल आ सकता है। चाल करके अलग करते हैं, नहीं? हाँ, जैसे महीन बालू के महीन दाने में कंकड़ भी रहते हैं, मिट्टी भी का ढेला रहता है, बड़ा पत्थर भी रहता है, ठीक है। तो राजमिस्त्री लोग क्या करता है, उसको चाल करके मांगता है,
तो चालन विधि द्वारा अलग करते हैं, बड़ा सा चालनी होता है ना, और चालने का तरीका हम लोग सबको जानते हैं। आटा भी अलग करते हैं उसी तरह से, नहीं। अब ये चालन विधि कंप्लीट हो गया। अब आते हैं छानन विधि। चाय से चाय पत्ती, चाय से चाय पत्ती को हम लोग छानन विधि द्वारा अलग करते हैं। छानन विधि द्वारा और भी कुछ कोई अलग कर सकते हैं। चूना और पानी का घोल, चूना और पानी, चूना तुम लोग देखा है कि नहीं? चूना का एक बड़ा ढेला होता है, हम लोग उसको पानी में घोल देते हैं ना, तो वो खौलने लगता है। थोड़ी देर तक उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। बैठ जाता है तो उसको छान करके हम लोग अलग कर लेते हैं। वो हो गया तुम्हारा छानन विधि। छानन विधि द्वारा उसको अलग कर लिए। चूना को पानी से, दूधी मिट्टी को भी हम लोग छान करके अलग कर लेते हैं। और उसमें एक दिन बताए थे तुम लोग को कि गुड़ को हम लोग घोरते हैं तो उसको भी छानन विधि द्वारा ही छान करके अलग करते हैं। अक्सर लोग दूध को पहले छान लेता है, उसके बाद गर्म करता है। ऐसा देखा है कि नहीं? हाँ। अब हो गया चुंबकीकरण विधि। अभी अभी तुमने एग्जांपल दिया था ना, चावल से लोहे की कील है। और क्या, चावल से लोहे की कील। मान लो पेट्रोल टंकी में अगर पिन गिर गया हो, वह वाला पिन, बाइक का जो पेट्रोल टंकी है उसमें अगर पिन गिर गया हो तो वही चुंबकीकरण विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको फाड़ थोड़े ना सकेंगे कि फाड़ देंगे, खोल देंगे और सब चुन लेंगे। इस तरह से करता है। सही है ना? चुंबकीकरण विधि द्वारा बड़े बड़े समुद्र में, जैसे कोई जहाज वगैरह जब डूब जाता है, टूट जाता है, तो उसके अवशेष को प्राप्त करने के लिए चुंबकीकरण का ही लोग प्रयोग करता है। बड़े बड़े विद्युत चुंबक को उसमें डाला जाता है और चुंबक क्या करता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है, फिर बाहर ले आता है। सही है ना? तो ये चुंबकीकरण विधि द्वारा हो गया। इन मिश्रण के घटकों को अलग करना। वाष्पीकरण विधि से हम लोग अलग करते हैं चीनी को पानी से, है? नमक को पानी से। कभी तुम प्रयोग करके देखना। चीनी घोर दिए और उसको खौलाने शुरू कर दिए। जब उसको गर्म करते हैं तो जल जो है वाष्प बन करके क्या है, ये उड़ता रहता है। नहीं, जल वाष्प बन करके उड़ता रहता है और वो गाढ़ा होते जाता है। जैसे चीनी की चाशनी तुम बनाते हुए देखा कि नहीं? पहले चीनी को क्या करता है कि पानी में घोरता है, फिर उसको खौलाने शुरू करता है, और वो हलवाई क्या करता है, उसको उठा करके देखता है गाढ़ा हुआ कि नहीं। उतना देर तक करता है जब तक वो गाढ़ा हो जाए, और गर्म करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी पूरा वाष्प बन करके उड़ जाएगा और केवल चीनी का अवशेष बच जाएगा। ये विधि जो कहलाया वो वाष्पीकरण कहलाया। वाष्पीकरण विधि द्वारा हम लोग कपड़ों को भी सुखाते हैं। कपड़ा में पानी डुबोए तो वो एक मिश्रण बन गया, पानी और कपड़ा का मिश्रण। उसको धूप में सुखा दिए, वाष्पीकृत हो जाता है जल, और कपड़ा रह जाता है, न कपड़ा भी उड़ जाता है। वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर दिए कपड़ा को, है? और कोई है जो वाष्पीकरण विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं? और नहीं, ये तुम समझते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम किस प्रकार के घटकों को अलग करेंगे? हाँ, कपूर और नमक। कपूर को
नमक से ऊर्ध्वपातन जब लिखाएंगे तब तुमको और एग्जाम्पल इसमें हम देंगे। और ये कैसा है हम समझ गए, चुंबकी चालन समझे, छानन समझे, चुंबकीकरण समझे, वाष्पीकरण समझे, ऊर्ध्वपातन नहीं समझ में आ रहा। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं हम तुमको लिखाए थे। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसके दो अवस्था हैं, बिना द्रव में परिणत हुए ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में प्राप्त होने की विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लिखाए थे तुम लोग को, कपूर में वही है। तो कपूर और अगर नमक मिल गया हो तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जब हम उसको गर्म करेंगे ना, तो कपूर क्या है कि द्रव में परिणत हुए बिना वो सीधे वाष्प में परिणत हो जाएगा और वाष्प में परिणत होकर के वो अलग हो जाएगा और नमक नीचे बर्तन में बैठ जाएगा। ऊर्ध्वपातन वो कहलाया। ठीक है। अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा दूध से क्रीम को हम लोग उसी प्रकार अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं, या फिर मोटे कण जो है वो पतले कण से अलग उसी प्रकार हम अलग कर सकते हैं। छानन विधि द्वारा एक और हम तुमको कहने भूल गए, जो अलग कर सकते हैं वो जल में अगर तेल पड़ गया हो, जल में अगर सरसों तेल पड़ गया हो, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि एक बाल्टी पानी है और उसमें तेल गिर गया, नहीं? तो छान करके हम उसको अलग कर सकते हैं। दोनों तो तरल पदार्थ है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग छान के जो है ना, एक बहुत पतला अति महीन छानन पदार्थ कोई होगा, जैसे चाय की पत्ती को छानते हैं चखनी की नहीं, उसी प्रकार एक और कोई अगर पतला चीज़ होगा उससे भी ज़्यादा नहीं, तो उससे अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपकेंद्रीकरण में दूध से क्रीम को हम अलग कर दिए अपकेंद्रीकरण विधि से। इसको भी जब लिखाएंगे उस समय तुमको बताएंगे। क्रोमेटोग्राफी विधि, ये क्रोमेटोग्राफी विधि में हम लोग क्या अलग करते हैं, जैसे कि शर्ट अगर हमारा वाइट है और उसमें इंक लग गया, ठीक है, तो इंक को हम कितनों जतन करते हैं छुड़ा नहीं पाते हैं। अंत में उसको हम लॉन्ड्री में ले जाके डालते हैं। लॉन्ड्री समझो कि नहीं, जहाँ धोबी लोग कपड़ा धोता है और आयरन करके घर पहुँचाता है, उसका भी दुकान चलता है। गिरिडीह में है, जमुआ में भी है, आयरन करके दे देगा तुमको, सगरो है, उसको बोलते हैं लॉन्ड्री, बुझेगे नहीं? वहाँ पर उस दाग को पूरी तरह से खत्म करके देता है, वो इसी विधि द्वारा खत्म करता है, क्रोमेटोग्राफी। अब ये वाला शर्ट अगर है पिंक कलर का, और अगर इसमें हम चाहेंगे कि पिंक कलर को हटा करके हम इस शर्ट में ग्रीन कलर डाल देंगे, वैसा अपकेंद्रीकरण से हो जाता है। उसका कलर को वो पूरी तरह से साफ कर देगा। ये क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है ना, वो टेक्निक हम पहले ऐसा करवाए थे। हमारे पास एक सूती का कपड़ा था, जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो डिस्कलर हो गया था। बोले कि इसको साफ करके दूसरा कलर चढ़ाने के लिए मैरून चढ़ा दिया था, तो अच्छा लगा था। क्रोमेटोग्राफी में डाई को अलग करते हैं रंगों से, ठीक है। तो जैसे स्याही का इंक लग गया पॉकेट में, नहीं छूट रहा है, रगड़ रहे हैं नहीं छूट रहा है, नींबू का रस भी डाले फिर भी नहीं छूट रहा है, तो उसको वहीं ले जा करके दे देते हैं। तो वो क्रोमेटोग्राफी विधि से, मशीन आता है उसका बना हुआ, उसी मशीन से उसको साफ करके हमको खेत दे दिया। तो क्रोमेटोग्राफी विधि यही बात। आसवन और प्रभाजी आसवन लगभग सेम है, ये दोनों में से हम एक ही को दिखाएंगे। और ये दोनों विधि क्या करता है कि वैसे मिश्रण के घटकों को अलग करेंगे जो समांगी हो। समांगी कहने का मतलब कि पेट्रोल और मिट्टी तेल को अगर हम मिला देते हैं तो पता नहीं चलता है कि इसमें मिट्टी तेल मिला हुआ है या पेट्रोल मिला हुआ है।
मोबिल मिला देते हैं तो पता नहीं चलता है कि मोबिल मिल गया है पेट्रोल में, नहीं पता चल जाता है, नहीं पता चलता है। मिट्टी तेल पेट्रोल बेचने वाले लोग क्या करता है कि मिट्टी तेल भी मिला करके उसको भी 100 रुपये लीटर बेच दिया, करता है ऐसा। तो मिट्टी तेल और पेट्रोल को हम लोग आसवन या प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक लंबा बड़ा प्रक्रिया है, उसके द्वारा अलग कर सकें। क्योंकि घर में बैठ करके छानन विधि और चुम्बकीकरण जैसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे वस्तु को, बहुत सारे बर्तन को सेट करना पड़ता है और सेट करके उसको अलग करते हैं। नहीं, यहाँ नहीं लिखे हम रंगों का डाई, ये होगा रंगों का डाई। अब ये इससे जो है ना वो केरोसिन को पेट्रोल से, केरोसिन को हम लोग पेट्रोल से अलग करेंगे इसी विधि द्वारा। और भी विधि होगा, हम देख के उसको एग्जाम्पल और दे देंगे। दोनों का एक ही बात, शरबत वाला नहीं, शरबत को तो वाष्पीकरण से अलग कर देंगे। नींबू पानी को भी हम अलग कर सकते हैं। हाँ, समांगी मिश्रण है, लेकिन इसमें बुक में जो दिया हुआ है वो तुम्हारा केरोसिन और पेट्रोल वाला ही एग्जांपल दिया है, जिसका क्वथनांक जो है ना, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का अंतर रहता है। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पेट्रोल वाष्प बनता है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर केरोसिन तेल वाष्प बनता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हुआ कि नहीं? तो इस प्रकार के अंतर वाले को हम लोग आसवन या प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। एक ये थ्रेसिंग विधि हो गया तुम्हारा, थ्रेसिंग विधि जो हो गया गेहूं वाला एग्जाम्पल दिए थे, गेहूं से भूसे को, गेहूं को भूसा, भूसे से, भूसा नहीं सुनता क्या तुम? हाँ, गेहूं को भूसे से हम लोग थ्रेसिंग द्वारा अलग करते हैं। और एक चुनने की विधि है, एक फटकल विधि है, फटकता है, मम्मी फटकती है ना, सूप रहता है, और सूप वो भी तो फिर अलग मिश्रण के घटकों को अलग करने का तरीका है। नहीं, ये चुनने की विधि से हम लोग कंकड़ को चावल से, अच्छा आटा में अगर चावल मिल गया हो तब कैसे अलग करेंगे? चावल विधि से। अब गेहूं के आटा में मड़ुआ का आटा मिल गया हो तब कैसे अलग करेंगे? कोई उपाय नहीं, मिक्स करके खाना पड़ेगा। मिक्स करके खाना पड़ेगा, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब आटा चक्की में ले जाते हैं, उसके पहले कोई मड़ुआ अगर पिसाया होता है, बाद में हम गेहूं डालते हैं तो वो आता है जो आटा ना, उसमें मड़ुआ का भी अंश रहता है, हैं? तो चुनने की विधि से कंकड़ को चावल से अलग कर सकते हैं, या फिर दाल को चावल से। अच्छा, लाहर दाल अगर चावल में मिल गया तो हमको एक उपाय है कि हम चुन चुन करके अलग करें, वही तो है। ठीक है, तो ये तुम्हारा, अब हम लिखाएंगे तुम लोग को। एक हम शुरू कर रहे हैं वाष्पीकरण। नहीं, वाष्पीकरण विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण के घटकों को हम पृथक करेंगे। अक्सर वाष्पीकरण विधि द्वारा वैसे मिश्रण के घटकों को अलग करेंगे जो समांगी मिश्रण होगा, और समांगी मिश्रण वही होगा जो एक ठोस के रूप में और एक तरल पदार्थ के रूप में। कहने का मतलब कि विलेय पदार्थ अगर पूर्णतः
बेलायक में घुल जाता है तो दिखता नहीं है। जैसे चीनी को अगर जल में घोल दिए तो चीनी दिखता है क्या? कलर को भी हम लोग उसी तरह से, जैसे तुमने देखा क्या होली में अक्सर देखा होगा और नहीं तो तुम लोग प्रयोग भी किया होगा कि जो कलर होता है ना वो दानेदार होता है। कलर दानेदार होता है ना, चाहे रेड कलर हो चाहे ग्रीन कलर हो, एक शीशी में जो रहता है वो दानेदार रहता है या तो फिर पाउडर जैसा रहता है। हम लोग उसको जल में घोल दिए वो कलर लाल हो जाता है, ठीक है। उसको वाष्पीकरण विधि द्वारा हम फिर से उस कलर को प्राप्त कर सकते हैं। फिर से याद है हमको, ये लिखा हुआ तुम्हारे बुक में, स्याही भी जो है वो अगर जल में मिल गया हो वाष्पीकरण द्वारा हम अलग कर सकते हैं स्याही को और जल को। यह सब तुम्हारे बुक से हम बता रहे हैं। नहीं तो शरबत से चीनी को वाष्पीकरण द्वारा, ठीक है, जल और स्याही को वाष्पीकरण द्वारा, कलर को भी हम लोग वाष्पीकरण द्वारा अलग कर लेंगे। जो कि तुमने देखा होगा कि अगर कपड़ा सूख जाता है ना तो उसका जो कलर है वो थोड़ा हाथ में आने लगता है, झड़ने शुरू हो जाता है, उस प्रकार का होता है ना। ज़्यादा मात्रा में रहने पर वो हो रहा है। नमक और जल का मिश्रण में हम नमक को अलग कर सकते हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा। नहीं तो ये विधि हो गया तुम्हारा वाष्पीकरण का। वाष्पीकरण के बाद हम देखेंगे अगला विधि क्या है। पहला चैप्टर में ये बोले थे, इसका परिभाषा हम लिखाए थे। क्या लिखाए थे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से बिना द्रव में परिणत हुए सीधे गैसीय अवस्था में को प्राप्त करता है, उदरोपातन कहलाता है ना। उदरोपातन विधि द्वारा नमक और कपूर के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार नेफ्थलीन और एंथ्रासिन, जाते हो ये कपूर और ये नेफ्थलीन, कपूर और नेफ्थलीन को इसमें दो ही अवस्था पाया जाता है, ठोस और गैसीय अवस्था। नेफ्थलीन क्या होता है? जो कपड़ा में डालते हैं सो वो थोड़े दिन के बाद गायब हो जाता है। जब कपड़ा में हम लोग डालते हैं थोड़े दिन के बाद वो गायब हो जाता है और बिना द्रव में परिणत हुए गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो अमोनियम क्लोराइड में अगर नेफ्थलीन मिल गया हो तो उदरोपातन से नेफ्थलीन को एंथ्रासिन, एक पदार्थ है एंथ्रासिन, उसको भी उदरोपातन से हम लोग अलग कर सकते हैं। इसकी इन दोनों के जो है ना मात्र दो अवस्था, एक ठोस और दूसरा गैस। नहीं तो ये हो गया तुम्हारा उदरोपातन।